अच्छा, लास्ट टाइम क्या टॉपिक स्टार्ट किया था? सर लास्ट टाइम आपने डेरिवेशन कराई थी ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी और अच्छा एब्सोल्यूट। तीन। अच्छा, तीन डेरिवेशन कराई थी ना? हाँ सर, रिलेशन में बताया था। हाँ हाँ, सही सही, एक क्वेश्चन लिखेंगे। इसमें क्वेश्चंस होंगे वैसे, एक बार निशा असाइनमेंट शो करोगे क्या? उसमें क्वेश्चंस होने चाहिए। यस सर। एक मिनट शो करना जरा। नीचे करना। एवरेज काइनेटिक एनर्जी वाले क्वेश्चंस होंगे, देखो। करो नीचे और। इसमें नहीं है। एक मिनट रुकना यहाँ पे। ऊपर करो थोड़ा सा। स्टेट्स मैटर का एक असाइनमेंट और है ना? सर शायद हाँ, एक और है। हाँ, एक लास्ट में था ना शायद। निकल पाओगे क्या? यस सर, मैं 2 मिनट में निकालती हूँ। अच्छा सही, चलो। चलो तुम निकालना, मैं बीच में तब तक एक टॉपिक करा देता हूँ। देखो उधर। देखो, अगर मैंने, ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट। रियल गैस का प्रेशर ज्यादा होगा या आइडियल गैस का? क्या आंसर आएगा इसका? रियल गैस का प्रेशर ज्यादा होता है कि आइडियल गैस का? आइडियल। रीजन दे अर्पित। सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शायद उसमें होंगी पी रियल, मतलब रियल गैस में मॉलिक्यूल्स के बीच, तो शायद कम हो हाँ जाए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है। देखो, अगर आइडियल गैस है, ध्यान देना। अगर आइडियल गैस है तो जैसे मान लो बीच में लेयर्स होती हैं ऐसे, मॉलिक्यूल्स की। ये मॉलिक्यूल्स की लेयर होंगी इस तरह से। तो अगर मान लो इन दोनों में अट्रैक्शन नहीं है, इन दोनों में अगर अट्रैक्शन नहीं है, ये दोनों अट्रैक्शन एक्चुअल में होती है रियल गैस में, यहाँ अट्रैक्शन नहीं हो रही, तो ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये वाले, वो सारा प्रेशर कहाँ लगाएंगे? वॉल पे लगाएंगे कि नहीं? क्या ये बात समझ आ गई कि नहीं? अगर मॉलिक्यूल्स में खुद में इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं है, तो वो जितने मॉलिक्यूल्स हैं सब किसको पुश करेंगे? वॉल के ऊपर प्रेशर लगाएंगे कि नहीं, वेसल की वॉल के ऊपर? तो सारा प्रेशर वॉल पे लगेगा। लेकिन रियल गैस में क्या होता है एक्चुअल में? ये तो आइडियल का केस था। रियल गैस में इस लेयर में और इस लेयर में, इन दोनों में अट्रैक्शन होगी, इन दोनों में अट्रैक्शन है। जब इन दोनों में अट्रैक्शन है, तो वॉल पे जो प्रेशर होगा वो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा? अब बोलो। वो कम लगेगा कि ज्यादा लगेगा? कम लगेगा। कम लगेगा ना। तो इसलिए आइडियल गैस के अंदर प्रेशर ज्यादा है। ये लाइन याद रखना, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है। आइडियल गैस के अंदर प्रेशर जो है ज्यादा होगा। और आइडियल गैस कब होती है? ये लाइन लिखी हो, इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, अगर ये लिखा हुआ है। एक मिनट रुकेंगे। देखो, अगर ये लाइन लिखी हो इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, याद रखना ये। अगर ये लिखा हुआ है इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में क्या होगा? बोलो। अगर वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम बोल दिया तो अट्रैक्शन फोर्सेज, अट्रैक्टिव फोर्सेज मॉलिक्यूल्स में कम हो जाएंगे।
तो उस केस में गैस को आइडियल मानना है। ये लाइन याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन केस ऑफ लार्ज मोलर वॉल्यूम्स, इन केस ऑफ वेरी लार्ज मोलर वॉल्यूम्स, गैस को आइडियल मानना है। सही ना, तो गैस को आइडियल मानना है, ये ध्यान रखना इस चीज का। चलो अभी मैं रियल गैस की डेरिवेशन बता रहा हूँ तुम्हें एक बार। रियल गैस की डेरिवेशन, रियल गैस की डेरिवेशन के लिए ना बहुत सिंपल सा रूल है। डेरिवेशन पी विल आरटी होता है, ये सबको पता है। ये है आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है, दिस इज आइडियल गैस इक्वेशन। ये क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन। और अगर मेरे को रियल गैस इक्वेशन निकालनी है, इससे क्या निकालनी है, रियल गैस इक्वेशन, तो उस केस में क्या होगा, रियल गैस यानी प्रेशर में भी अमेंडमेंट होगी और वॉल्यूम में भी अमेंडमेंट होगी। क्यों, क्योंकि आइडियली हम मानते थे अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं मॉलिक्यूल के बीच में, जीरो। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या मानते थे, नेग्लिजिबल। ये मानते थे कि नहीं है। तो इसलिए दोनों के अंदर चेंज आएगा, प्रेशर में भी वॉल्यूम में भी। अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल नहीं होते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल नहीं होता है। वी यहाँ पे क्या है, फ्री वॉल्यूम लेना है, एनआरटी टर्म आइडियल गैस के लिए। तो प्रेशर में क्या अमेंडमेंट होगी, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होगा पी एक्सटर्नल प्लस पी इंटरनल। एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों लेने हैं, एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर दोनों लेने हैं, याद रखना ये। अगर हम बात करें रियल गैस की, तो पी एक्सटर्नल तो पी ही है, प्लस इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल्स में जो आपस में अट्रैक्शन हो रही है। ये गैस की एक लेयर, ये गैस की दूसरी लेयर, इन दोनों में अट्रैक्शन मानेंगे। इन दोनों में क्या मानेंगे, अट्रैक्शन। इन दोनों में अट्रैक्शन है, इन दोनों में क्या है, अट्रैक्शन। तो जो इंटरनल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन दोनों के लेयर्स के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल। सी इंटू सी आएगा, दोनों का कंसंट्रेशन मानेंगे सेम। तो पी इंटरनल इज प्रोपोर्शनल टू सी का स्क्वायर। क्या क्लियर है ये क्लियर है कि नहीं। तो पी इंटरनल आ जाएगा यहां से कांस्टेंट ए, और सी होता है एन बाई वी, एन बाई वी का होल स्क्वायर। तो ये इंटरनल वाला है, तो पी प्लस, इसलिए इसको ऐड कर देना, ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर आएगा। ये होगा यहाँ प्रेशर, एक्चुअल में ये होना चाहिए एक्चुअल में प्रेशर। अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐड किया है, तो वॉल्यूम में नेचुरल सी बात है कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट होगा, तभी वो एनआरटी के इक्वल आएगा, तभी वो एनआरटी के इक्वल आएगा ना। वॉल्यूम में सब्ट्रैक्ट क्यों होगा, क्योंकि वी यहाँ पे हम क्या लेते हैं, फ्री वॉल्यूम। पहले हमने माना था सारा का सारा वॉल्यूम फ्री है, लेकिन एक्चुअल में सारा वॉल्यूम फ्री नहीं है। यहाँ ये गैस मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वॉल्यूम इसका भी होगा। कंप्रेस करके ऐसे चेक करते हैं, ये इतने में वॉल्यूम आ गया, अगर ये सारा वॉल्यूम, तो इतना वॉल्यूम हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। इतना वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, माइनस। ये क्लियर है कि नहीं, इस वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करोगे जब इसे तुम, इसे जब माइनस करोगे तो कितना माइनस होगा, गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम। एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम अगर वी है, लेकिन एक्चुअल में इफेक्टिव वॉल्यूम लेते हैं या को वॉल्यूम लेते हैं या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम लेते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक मॉलिक्यूल अपने वॉल्यूम से लगभग 4 गुना वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा कम से कम। तो इसमें से वॉल्यूम को माइनस करेंगे, एन मोल्स अगर गैस है, एन मोल्स गैस है अगर, एक मोल के लिए बी लिखते हैं तो एन मोल्स के लिए बी, एन बी लिखेंगे, एन बी, इसको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट, ये है डेरिवेशन इसकी। क्या समझ आया क्या बोला मैंने पूरा, क्या ये क्लियर हुआ है कि नहीं। ये है रियल गैस इक्वेशन। और एक मोल के लिए क्या होगा, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर। रट लेना इसको, 10 टाइम्स लिखना है तुम्हें, तब जाके याद होगी, और डेली लिखना है होमवर्क में भी। रियल गैस इक्वेशन, पी प्लस ए बाई वी स्क्वायर, वी माइनस बी टू आर टी, ये है रियल गैस इक्वेशन फॉर वन मोल गैस। फॉर वन मोल ऑफ द गैस दिस इज द रियल गैस इक्वेशन। यहाँ पे ए और बी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, सही ना। ए और बी मैंने तुम्हें क्या बताया, प्रेशर में अमेंडमेंट होगी, प्रेशर होता है पी एक्सटर्नल प्लस पी इंटरनल। पी एक्सटर्नल ये रहा, पी इंटरनल होगा प्रोपोर्शनल टू जो लेयर्स में अट्रैक्शन हो रही है उन दोनों के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल। तो पी इंटरनल सी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, पी इंटरनल आ जाएगा ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। तो इसको ऐड कर दिया। फ्री वॉल्यूम सारा नहीं होता है, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस करेंगे, गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम माइनस करेंगे, तो माइनस किया मैंने एन बी, एन मोल्स के लिए। बी और ए क्या है वो नोट करना है, बी और ए क्या है वो नोट करना है। बी बताता है हमें यहाँ पे, बी ये क्या बताता है, बी बताएगा यहाँ पे इफेक्टिव वॉल्यूम।
बी को चलो पहले ये नोट कर लो। ए बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस याद ना, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस ए बताता है ये। और बी बताएगा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम और को वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इफेक्टिव वॉल्यूम और को वॉल्यूम, बी। और ये होता है, अगर मैं बात करूं सिर्फ एक मॉलिक्यूल की, तो 4v होता है। लेकिन बी डिफाइंड होता है एक मोल के लिए। तो बी की वैल्यू याद रखना है, इंपॉर्टेंट है बहुत। दिस इज 4v n0। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछते हैं, 4v n0 वैल्यू है इसकी। 4v n0, ये पता होना चाहिए बी की वैल्यू कितनी है, 4v n0। ये क्लियर है कि नहीं? बी की वैल्यू नोट करना, 4v n0 होती है। डेरिवेशन बता दी यहाँ पे। ए क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज। रिपल्सिव फोर्सेज क्यों नहीं लेते इसको, कोई बता सकता है तुम में से? रिपल्सिव फोर्सेज क्यों नहीं कंसीडर किए यहाँ पे? सर क्योंकि रिपल्सिव फोर्सेस शॉर्ट रेंजेस के होते हैं। हाँ बिल्कुल सही है। रिपल्सन, रिपल्शन कब होगी, जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास आएंगे। जब मॉलिक्यूल्स बहुत पास आएंगे तो रिपल्शन होगी। इसलिए रिपल्सिव फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते। वो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं। अट्रैक्टिव दूर से भी मानते हैं हम, इनफिनाइट पे भी मानते हैं कि कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होगी। तो इसलिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं वो लॉन्ग रेंज फोर्सेस होते हैं, उन्हीं को कंसीडर करते हैं। शॉर्ट रेंज फोर्सेस जो रिपल्सिव फोर्सेस है उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस है ए। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। जितनी अट्रैक्शन ज्यादा मॉलिक्यूल में, उतनी ए की वैल्यू ज्यादा। और बी जो है इफेक्टिव वॉल्यूम और को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। इफेक्टिव वॉल्यूम, को वॉल्यूम और एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। इसकी वैल्यू, अगर एक मॉलिक्यूल है तो वैल्यू होती है 4v। लेकिन बी डिफाइंड होता है फॉर 1 मोल, तो इसकी वैल्यू होती है 4v n0। और एन मोल्स के लिए मैंने एनबी लिखा ही हुआ है। एन मोल्स के लिए मैंने एनबी लिखा हुआ है यहाँ पे। अब तुम्हें अगला क्वेश्चन खुद ट्राई करना है। एक ट्राई करेंगे तुम, ए और बी की यूनिट्स क्या होंगी ये निकालनी है तुम्हें। ए और बी की यूनिट्स निकालनी है तुम्हें, और तुम्हें बताना है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, NH3 और N2। NH3 और N2 में से किसकी ए की वैल्यू जा रहा है, किसकी बी की वैल्यू जा रहा है। NH3 और N2 में से किसकी ए की वैल्यू जा रहा है, किसकी बी की वैल्यू जा रहा है, ये निकालना तुम्हें भी। सर बोलो। सर ये एक बारी दूसरा क्वेश्चन रिपीट करना, मेरे को NH3 समझ और नहीं N2 आया में था। से किसमें
NH3 और N2 में से किसमें A ज्यादा है, किसमें B ज्यादा है? ओके सर।
हाँ, हो गया क्या? हो गया कि नहीं? देखो इधर, जो ए की यूनिट निकालनी है, किसी ने निकाली कि नहीं? सर एटीएम लीटर स्क्वायर। थोड़ा सा गलत है। देखो, देखो जो, हाँ क्या क्रिश बोल। एटीएम मोल की पावर माइनस टू वॉल्यूम प्लस कर। हाँ हाँ, ये सही है। जो इस पी की यूनिट्स है वही इस पूरे की यूनिट्स होंगी, तभी तो दोनों ऐड हो रहे हैं। सही ना? तो ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर दिस इज इक्वल टू पी, यानी ए की जो यूनिट्स होंगी वो हो जाएंगी पी वी स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। यूनिट निकालने के लिए किया है, तो यूनिट आएगी एटमॉस्फेयर लीटर स्क्वायर मोल माइनस टू। ये, और जो वी की यूनिट्स होंगी वही एनबी की यूनिट्स होंगी, तो वी जुड़ एनबी आ जाएगा। सही ना? वी जुड़ एनबी आ जाएगा, यानी बी की यूनिट्स क्या होंगी? लीटर पर मोल। क्या समझ आ गया? ये यूनिट पूछी जाती है ध्यान रखना चीज का। बी की यूनिट्स क्या होंगी? लीटर पर मोल। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। और दूसरा NH3 और N2 में से, NH3 में तो पता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होते हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इससे NH3 का ए ज्यादा। और N के दोनों एटम बड़े होते हैं, H के एटम बहुत छोटे होते हैं, तो N2 का बी ज्यादा। जैसे ये बोला हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, बोला इसको सपोज ए और बी दोनों में अरेंज करना है, ए और बी दोनों में अरेंज करना है इन सबको। सही ना? और एक और ले लेते हैं CH4 C26 C3H8, इसको भी अरेंज करना है ए और बी दोनों में। और फिर इसके बाद लिया F2Cl2Br2I2, इसको ए और बी दोनों में अरेंज करना है। करो इसको, ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, करो जल्दी से इसको। हाँ, हो गया। हो गया कि नहीं? यस सर। देखो आंसर, देखो पहला इसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, क्या आएगा इसमें? ए का फोर्सेस का ऑर्डर। सर जेनॉन का सबसे ज्यादा होगा 5 4 3 2 1। हाँ, जेनॉन, फिर क्रिप्टन, फिर आर्गन, फिर नियॉन, फिर हीलियम। ये क्लियर है ना? जैसे जैसे नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, वर्नल फोर्सेस बढ़ेंगे, इसलिए जेनॉन की फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग। और मैं नीचे बोल ही रहा हूँ साइज बढ़ रहा है, इफेक्टिव वॉल्यूम भी बढ़ेगा, इसलिए यही आंसर है दोनों का, ए और बी का। ए और बी दोनों का सेम आंसर। और अब ऐसे ही इसमें CH4 C26 C3H8, नीचे जाएंगे साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, तो बी का भी आंसर यही। और साइज सरफेस एरिया बढ़ा है, वर्नल फोर्सेस भी बढ़ेंगे, तो ए का भी आंसर यही। तो एक आंसर भी यही आएगा। और F2Cl2Br2I2, इसमें भी ये सेम चीज है। नीचे जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है, वर्नल फोर्सेस बढ़ेंगे, इसलिए फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग किसमें होंगे? I2 के अंदर, इसीलिए तो I2 सॉलिड है।
Br2 लिक्विड है और F2Cl2 गैसेज हैं। तो ए और बी दोनों के आंसर सेम भी आ सकते हैं, इसलिए दिया एग्जांपल ये। चलिए, दोनों के आंसर सेम भी आ सकते हैं, तो इसलिए दिया है ये क्वेश्चन। जैसे कई बार पूछे थे ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, इन दोनों में क्या होगा? ए और बी, ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। हाँ, क्या आएगा आंसर? बोला है। सर ब्यूटेन का ज्यादा होगा। हाँ, ब्यूटेन के आइसोब्यूटेन। फोर्सेस ज्यादा और ब्यूटेन का साइज सरफेस एरिया भी ज्यादा। ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाता है, पता है ना ये। ब्रांचिंग बढ़ेगी, सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा, वर्नल फोर्सेस भी रिड्यूस हो जाएंगे। इससे आंसर ही आ जाएगा। सही ना? नेक्स्ट नोट करना आगे। नेक्स्ट नोट करना है, अभी मैंने तुम्हें बताया बी इक्वल टू 4v n0। इसका एक थोड़ा सा रफ प्रूफ है, वो नोट करेंगे एक बार। देखो सर, इसका प्रूफ बहुत छोटा सा प्रूफ है। जैसे एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते, दो मॉलिक्यूल इससे ज्यादा पास नहीं आ सकते, ऐसा मानना है। तो इसका रेडियस लिया, इसका रेडियस लिया, यानी जो इसका मूवमेंट होगा, कम से कम जो मूवमेंट होगा वो इसको रेडियस मानते हुए होगा, इसको मानते हुए होगा। ये आर, ये भी आर। तो जो वॉल्यूम है दो मॉलिक्यूल्स का, वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल्स, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टू मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू, ये आर था, ये भी आर था, तो 2r का होल क्यूब, 2r का होल क्यूब। तो ये आ गया पूरा 8 × 4/3 पाई r क्यूब। और ये तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है। सही ना? ये आंसर यहां से 8v आया, लेकिन 8v में दो मॉलिक्यूल्स थे, तो इसलिए मिनिमम मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल का जो मानते हैं, वन मॉलिक्यूल का, ये होगा 4v, एक मॉलिक्यूल का। और वी बी डिफाइंड था एक मोल के लिए, तो इसे 4v × n0। क्या क्लियर है ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब है बिहेवियर ऑफ रियल गैस इक्वेशन। नोट, वॉइस क्लियर आ रही है सबको कि नहीं? वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं सबको? सर क्लियर है। चलो सही है। अब नोट करना है बिहेवियर ऑफ रियल गैस इक्वेशन।
इससे एक बार चेक करना, आवाज आ रही है क्लियर कि नहीं? सर आ रही है। डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही ये? नहीं सर। चलो सही, फिर सुन लेना जितना समझ आता है इसमें, सही ना? ये जल्दी से सुनेंगे एक बार। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बता रहा हूं मैं, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाई टेम्परेचर हो या लार्ज मोलर वॉल्यूम लिखा हो, ये टर्म याद कर लेना सारी जरूर। हाई टेम्परेचर लिखा हो, लार्ज मोलर वॉल्यूम लिखा हो, या वेरी लो प्रेशर लिखा हो, इन तीनों केस में आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होगी। रीजन, अगर हाई टेम्परेचर है तो प्रेशर और वॉल्यूम इतने ज्यादा होते हैं कि A/V² और बी भी नेग्लिजिबल होगा। मैंने 1 मोल के लिए गैस ली है, तो इससे P/N/RT फॉलो होगा या P/RT फॉलो होगा। ये भूलना नहीं बिल्कुल भी। हाई टेम्परेचर पे प्रेशर और वॉल्यूम देयर लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट A एंड B, तो P/RT आएगा। और लार्ज मोलर वॉल्यूम अगर है, लार्ज मोलर वॉल्यूम है, उस केस में भी ये ज्यादा तो बी नेग्लिजिबल। और यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा तो नो डाउट प्रेशर लो होगा, लेकिन V² तो बहुत ज्यादा होगा ना। V² क्या इनवर्स रिलेशन में है, तो V² बहुत ज्यादा तो A/V² बहुत छोटा। इन स्पाइट ऑफ लो प्रेशर इसको नेग्लेक्ट मानते हैं। वेरी लो प्रेशर लिखा होना चाहिए लार्ज मोलर वॉल्यूम में भी, लो प्रेशर पे भी सेम केस है। ये 3 केस भूलना नहीं, और स्पेशली लार्ज मोलर वॉल्यूम वाला, ये बहुत बार IIT ने पूछा हुआ है। लार्ज मोलर वॉल्यूम लिख दिया तो आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करना। ये पहला केस ध्यान रखना। फिर एट मॉडरेट प्रेशर इक्वेशन है तुम्हारे पास P+A/V², V-B/RT। मॉडरेट प्रेशर पे वॉल्यूम इज लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट बी, याद रखना तुम्हें। वॉल्यूम, और कई बार इसको मॉडरेट प्रेशर को ना ऑब्जेक्टिव में आंसर मैनिपुलेट करना, कई बार मॉडरेट प्रेशर को वो लो प्रेशर मान लेता है, तो तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन माननी पड़ेगी। या लो प्रेशर को मॉडरेट प्रेशर मान लेता है, ये मैनिपुलेट खुद करना है। लेकिन जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये जो स्टैंडर्ड बुक में लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ तुम्हें। एट मॉडरेट प्रेशर वॉल्यूम इज लार्ज इनफ टू नेग्लेक्ट बी, बट प्रेशर इज मॉडरेट, सो A/V² कांट बी नेग्लेक्टेड। तो यहां से आया, ध्यान देना, यहां से आया PV+A/V को मैं उस साइड ले जा रहा हूँ, RT-A/V। तो डिवाइड करेंगे RT से, और PV/RT, ये टर्म मैं बताना भूल गया हूं। एक टर्म होती है Z, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो होता है PV/NRT। Z होता है PV/NRT। अगर आइडियल गैस है तो उसकी वैल्यू होती है 1, तभी तो PV/NRT आएगा। Z है यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, Z यहाँ पे क्या है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या क्लियर हो गया ये? Z यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, इसकी वैल्यू 1 होती है फॉर आइडियल गैस, और यहाँ पे V रियल वाला लेते हैं। क्या क्लियर है ये? Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, तो इसलिए इस टर्म को मैं लिख रहा हूं Z। यहां से आ गया Z इज इक्वल टू 1 - A/V/RT। Z आ जाएगा 1 - A/V/RT। क्या क्लियर है ये बहुत बार पूछा हुआ है मेंस ने, हालांकि अब तो सिलेबस सेट चुका है, तो इसलिए एडवांस में और बिट्स में उसमें चांसेस बहुत ज्यादा है। ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये ध्यान रखना, Z इज टू 1 - A/V/RT। और हाई प्रेशर वाला केस जल्दी से देख लेंगे एक बार, अगर हो पाएगा तो। एट हाई प्रेशर पे P+A/V², V-B/RT है। हाई प्रेशर पे A/V² नेग्लिजिबल, वॉल्यूम हुआ तो B नेग्लिजिबल नहीं होगा, तो PV - PB इज इक्वल टू RT आ जाएगा, डिवाइडिंग बाय RT। तो यहां से Z इज इक्वल टू आ जाएगा 1 + PB/RT। तो इसलिए बोलते हैं हाई प्रेशर पे अगर हम प्रेशर और बढ़ाएंगे तो Z की वैल्यू बढ़ जाएगी। Z यहाँ ग्रेटर देन 1 आया है, और इससे पीछे आया था Z लेस देन 1। यहाँ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेस देन 1 आया था पीछे मॉडरेट प्रेशर पे, और यहाँ आया Z ग्रेटर देन 1। तो इसका मीनिंग क्या होगा बताओ? इसका मीनिंग क्या होगा? Z लेस देन 1 है तो, यानी गैस और कंप्रेसिबल हो सकती है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर। गैस इज मोर कंप्रेसिबल, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे। Z लेस देन 1 का मतलब गैस इज मोर कंप्रेसिबल, दैट मींस ये नेगेटिव डेविएशन भी बोलते हैं इसको, और इसको पॉजिटिव डेविएशन। यहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेज डोमिनेंट, यहाँ अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये नोट कर लिया क्या?